हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के हेलो एल्किन हेलो एरीन्स के अंदर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज बात करी थी, किसकी प्रॉपर्टीज बात करी थी? हेलो एल्केन की, हेलो एरीन्स की। पर अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ऐसे इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। तो नेचर क्या होता है, लिक्विड होती है, गैस होती है, सॉलिड होती है, क्या होते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आराम से पेन पेपर लेके बैठ गए, एनसीईआरटी सामने खुली हुई है, आपने निकाल लिया है, हेडिंग है आज। लास्ट क्लास में हमने सवाल भी करे थे, बैक एक्सरसाइज के 7 तक हमने सवाल कर दिए इन टेक्स्ट एग्जांपल। मैं उम्मीद कर रहा हूं जहां तक मैंने बोला था वहां तक आपने कर लिया है। ठीक है। और आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा काम है वो है हमारा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सबसे पहले नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, हालांकि मैं जानता हूं आपको पता है। हैलोजन फैमिली के बारे में आपको पता है? हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली के बारे में आप भली बात ही जानते हो। हैलोजन फैमिली क्या है? हैलोजन फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं 5, हम 4 पढ़ते हैं। इसको एक्स से दिखाया जाता है। कौन कौन आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और कौन आता है? आयोडीन आता है। हैलोजन फैमिली के अंदर 4 मेंबर आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है ना? तो ये 4 हैलोजन फैमिली के अंदर मेंबर आ जाते हैं। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं मेन, जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, है ना, इकट्ठा तो नहीं हुए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है ना? नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड देखो, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड आपको एनसीईआरटी के अंदर हेडिंग दिख रही होगी, बराबर बराबर हेडिंग दिख रही होगी, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है। क्या बात है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड? क्या होता है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, है ना? ठीक है, ऑन है। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड है क्या? देखो, अगर मैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की बात करूं, सी यानी कि कार्बन और एक्स यानी कि हैलोजन। जैसे कि आपने देखा है CH3Cl होता है, CH3Cl होता है। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन का बॉन्ड है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। मान लो CF है, यहाँ पे मान लो 3 H लगे हुए हैं, कुछ भी लगा हुआ है, कार्बन का बॉन्ड है हैलोजन के साथ। तो इनके नेचर के बारे में जानने जा रहे हैं। देखो, अब आप सभी जानते हो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 6। ठीक है। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के अंदर हम जानते हैं कि जो ये कार्बन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, फ्लोरीन के साथ, कार्बन का फ्लोरीन के साथ। अब चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, और ये दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के अंदर आते हैं। सेकंड पीरियड याद है? पीरियड, सेकंड पीरियड के अंदर कितने पीरियड? 7 पीरियड, हाँ है ना? हाँ, तो सेकंड पीरियड के अंदर आते हैं। तो ये रहा मेरे पास कार्बन और फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली कार्बन के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा सा, उम्मीद कर रहा हूं पता है आपको, अलोंग द पीरियड साइज घटता है। और ये इनका एटॉमिक साइज हो गया। ठीक है। लगभग लगभग क्या है? सेम ही तो है। अरे लगभग लगभग क्या है, वैसे छोटा होता है फ्लोरीन का, पर एक ही पीरियड में आते हैं। ठीक है। तो ठीक है, CF। लेकिन अगर कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये ना, कार्बन तो सेम ही साइज का रहेगा, पर क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। आपको दिख रहा है कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। ठीक है। ये इनका एटॉमिक साइज हो गया, ये इनका क्या हो गया? बॉन्ड हो गया। अगर कार्बन ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना रखा है तो कार्बन का साइज तो सेम रहेगा, पर ब्रोमीन का साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ब्रोमीन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये इसका बॉन्ड हो गया। ठीक है। बॉन्ड लेंथ हो गई वो, बॉन्ड के बीच इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अरे न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के डिस्टेंस के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ना, बॉन्ड लेंथ। और अगर मान लो कार्बन ने आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो ये रहा हमारे पास कार्बन और ये रहा मेरे पास आयोडीन।
आयोडीन का साइज कंपैरेटिवली और बड़ा होगा। तो आपको यहां पे क्या समझ में आ रहा है? CF बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, CBr है और CI है। अगर मैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा हूं, अगर मैं डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा हूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बॉन्ड की लेंथ जो है वो बढ़ रही है, साइज में डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाँ या ना? ठीक है। और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो अच्छा, तुम्हें अगर मैं पूछूं कि CF को तोड़ना आसान होगा या CI को, तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हें साफ दिख रहा है साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। CI को तोड़ना आसान होगा, CF को तोड़ना मुश्किल होगा, इसको थोड़ा और आसान होगा, इसको थोड़ा और आसान, इसको सबसे आसान होगा तोड़ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑन मूविंग डाउनवर्ड बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो बॉन्ड को तोड़ना क्या हो रहा है, आसान। बॉन्ड को तोड़ना क्या हो रहा है, आसान। तो ठीक है, ऑन मूविंग डाउनवर्ड, on moving downward bond length of CX increases। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, और चूंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और क्या हो रहा है, अच्छा बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, तो इसको तोड़ना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। और किसी बॉन्ड को बेटे 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 किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन यानी तोड़ना है यार, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी यार, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम, ज्यादा लगेगी, और इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑन मूविंग डाउनवर्ड बॉन्ड लेंथ ऑफ CX इंक्रीजेस एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको तोड़ना आसान, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी कम, है ना, इसको तोड़ना मुश्किल, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा, एनर्जी इंक्रीज डिक्रीजेस। और वैसे भी तुम एक बात तो जानते ही हो, एक नोट तो तुम जानते ही हो कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, जिसकी बॉन्ड बड़ी होगी उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पूरा लिख देना अपनी कॉपी में, बराबर है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो यहां से जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑर्डर देखो, है ना, ऑर्डर क्या ऑर्डर आता है यहां से, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटे, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसकी होती है, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, इसकी, यानी CF की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, उसके बाद CCl, उसके बाद CBr और लास्ट में CI, हाँ है ना। और अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने में CF को, तो इस बार एरो बदल जाएगा, CCl, CBr और उससे सबसे कम CI को, हाँ है ना, बराबर है ना। तो ये हमारे पास हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड एक्स, बॉन्ड लेंथ, CX बॉन्ड, बराबर है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत बेसिक बात थी, बहुत बेसिक बात है ना। अभी हम इसके डाइपोल वगैरह की बात करेंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको, नोट कर लो, 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 ठीक है। तो नेचर के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और स्टार्ट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट। ये छोटे छोटे टॉपिक है, 3-4 छोटे छोटे टॉपिक है ना। डाइपोल मूवमेंट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी लिया होगा कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, आपको पता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance, बराबर है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस
आर कॉल्ड डाइपोल, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, है ना, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लो ये ए है और ये बी के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसके ऊपर मान लो डेल माइनस है, इसके ऊपर डेल प्लस है, हाँ है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपना इसका इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच दिया, तो एक डेल माइनस आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया डेल प्लस, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ गया ना, और एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ बॉन्ड लेंथ के साथ सेपरेटेड है, तो ये क्या हो गया डाइपोल हो गया, ठीक है, डाइपोल हो गया, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, डाइपोल मोमेंट की, सी एक्स बॉन्ड के अंदर। देखो अब देखो कि सी एक्स जो सी एक्स का नेचर है, देखो सी फ्लोरीन, सी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, सी आयोडीन, हाँ है ना, ठीक, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखो अब जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है। बेटा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद ही होगी, ये तो हर गधे को याद रहती है बेटा, हर गधे को याद नहीं, मतलब हर कोई गधा ही होगा जिसको याद नहीं होगी, हर गधे को याद रहती है, उस हिसाब से तो फिर नहीं मैं नहीं। देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद हमारा आयोडीन सल्फर, हमारे पास कौन आएगा आयोडीन सल्फर कार्बन और फास्फोरस और हाइड्रोजन। फ्लोरीन की होती है 4, इसकी 3.5, इसकी 3, इसकी 2.8, इसकी 2.5 और इसकी 2.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट CF CCl CBr CI, ठीक, अच्छा ठीक। अगर मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, फ्लोरीन की 4 होती है, देखो कार्बन की तो फिक्स है 2.5, तो इसके बीच में डिफरेंस ज्यादा आएगा, है ना, 4 और 2.5, ठीक है। क्लोरीन की है 3, तो 3 और 2.5 डिफरेंस कम है, इसकी है 2.8 2.5 डिफरेंस और कम है, इसकी है 2.5, इसकी भी 2.5 डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन कुछ होता है, बराबर है ना, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाते जाते जो हैलाइड्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑन मूविंग डाउनवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन क्या ना, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस, ठीक है भैया, डिक्रीज करती है, और बताओ, तो डिक्रीज करती है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट का, ऑर्डर एक्सपेक्टेशन ये थी, देखो एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ होती है ना, कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा वो भी सोचे, पर रियलिटी तो ऐसा नहीं होता ना, है ना। देखो अगर एक्सपेक्टेशन से कुछ होता तो फिर बात ही करती है ना। देखो तो एक्सपेक्टेशन क्या है, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होना चाहिए था, इसका, CF का, क्योंकि नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटेगा तो उसका चार्ज कम अपनी तरफ खींच पाएगा वो। अरे मूर्खों, अगर मान लो ये A है और ये B है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना, अगर कम है तो कम खींचेगा, और कम खींचेगा तो चार्ज कम आएगा तो डाइपोल मूवमेंट कम आएगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q2A, Q कम तो P कम, ठीक है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है, ये बात है। तो एक्सपेक्टेशन CF सबसे ज्यादा, उसके बाद CCl, उसके बाद CBr और उसके बाद CI। तो कायदे से ऐसा होना चाहिए था हमारे पास CF CCl CBr CI, है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो कंपैरेटिवली इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आना चाहिए था, इसका और थोड़ा कम, इसका और कम, इसका सबसे कम आना चाहिए था। पर रियलिटी में क्या होता है, देखो, बाप रे बाप, ये ठीक ही नहीं हो रही है यार खांसी, यार पता नहीं क्या हो गया यार। देखो पर रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, यहां पे हेयर फेयर हो जाता है। सब छोड़ो,
क्लास 11th में याद करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता था? मैंने ये ऑन भी कर रखा है कि मैं बड़बड़ाए जा रहा हूं? नहीं, ऑन कर रखा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता था कि भैया इलेक्ट्रॉन कौन कितनी जल्दी गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने में वैसे ये नहीं होता, ये होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने में कौन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, याद करो कि फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन क्लोरीन जल्दी करता था, अट्रैक्ट फ्लोरीन जल्दी करता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है ना। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता था पर एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास उतना स्पेस नहीं था। क्लोरीन अट्रैक्ट देर में करता पर एक्सेप्ट जल्दी कर लेता था, तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन गेन को क्लोरीन जल्दी करता था, क्योंकि साइज भी है। उसी प्रकार से मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे रियलिटी में ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, एक्सपेक्टेशन है ये हमारी। रियलिटी में क्या होता है, क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट CF के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और यही सवाल एग्जाम में आएगा। बराबर है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं कि वो कहता है कि बताओ डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, CCl CF CBr, सॉरी CI। बराबर है, ये हमारे पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? कोनो डाउट नहीं? ठीक है ना, हाँ है ना, ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लेना इसको। ठीक है ना, ये क्या हो गया, CX का डाइपोल मोमेंट हो गया। और डाइपोल मोमेंट का बैक एक्सरसाइज का वो पांचवा छठा कोई भी सवाल है वो CC है, वो वाला मैं करा देता हूँ। इसको नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो। कर लिया। ठीक है, अगर मैं कार्बन और उसकी बात करूं ना, एक क्वेश्चन है, लेकिन इसे ऐसे ही नोट कर लो यार, नोट। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा, मैंने डाइपोल मोमेंट के नाम छुड़वा रखा था, मैंने कहा था अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, तो डाइपोल मोमेंट आ गया तो समझ लो इसको। हमारे पास चार चीजें, एक होता है CCl4, है ना, CCl4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऊपर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। हाँ या ना, ठीक है, चल रहा है, ऑन है, ठीक है। ये CCl4 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास CHCl3, CH, एक Cl आ गया, एक H आ गया, 3 Cl आ गया, ठीक है भैया। तो ये कार्बन है, मान लो एक H आ गया और 3 के आ गए Cl, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्या, CH2Cl2, है ना, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसे CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं ना, CH2Cl2। तो कार्बन है, इधर H है, मान लो इधर भी H है, इधर Cl आ गया और इधर भी क्या आ गया, Cl। एक होता है हमारे पास CH3Cl, बराबर है ना, CH3Cl, तो ये कार्बन है, 3 H आ गए, मान लो इधर Cl आ गया, इधर क्या आ गया H, इधर भी क्या आ गया H, इधर भी क्या आ गया H, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है ना, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपोल मोमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि भैया डाइपोल मोमेंट के अंदर सीन क्या होता है, हाइयर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाइयर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स में पढ़ते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, पर केमिस्ट्री में हम लोग ये जानते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात सेम है, अरे नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा साला, अरे बेवकूफ, ये कार्बन और क्लोरीन है, इनके क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके ऊपर क्या जाएगा, डेल माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल प्लस। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, क्लोरीन से कार्बन की तरफ होगी। क्लोरीन से, अरे कहां होगी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी ना यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, इधर को, ठीक है। इसकी तरफ से किधर होगी, इधर को, और इसकी तरफ से किधर होगी, इधर को, और इसकी तरफ से किधर होगी, इधर को। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये हमने क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि अगर कोई नॉन पोलर है और सिमेट्रिक होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट तो वैसे भी जीरो होता है ना, जैसे CH4 हो गया, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, तो CCl4 हो गया, इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, हाँ या ना, ठीक है। ये ओवरऑल सबको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, पर इसका पता होना चाहिए आपको, जीरो होता है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, ये 3 डाइपोल तो इसकी तरफ है,
पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो डायरेक्शन जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सारा ऊपर जा रहा है, नेट इफेक्ट ऊपर जा रहा है, पर नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा गलती कर रहा तू यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं इनके इफेक्ट को कैंसिल भी करेंगे, हाँ या ना? हाँ। अब यहां पे क्या है, डायरेक्शन किधर आएगी? इधर की तरफ। इसमें किधर आएगी? हाइड्रोजन की तरफ, है ना? इसमें किधर आएगी? कार्बन की तरफ। और इसमें किधर आएगी? कार्बन की तरफ। बराबर है ना? यही होगा, अरे यही होगा। अगर तुम नोटिस करो ना, क्लोरीन से इधर, इसके इधर, और इसके इधर, इसके इधर। ठीक है, अब ध्यान से, अब मेरी बात को सुनते रहना। इसमें डायरेक्शन क्या होगी? इसका एक किधर आएगा? हायर से लोअर की तरफ, कार्बन की तरफ। और इसमें क्या होगा? इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो CH3Cl का होगा, CH3Cl का होगा। कारण क्या है? देखो, सारे के सारे एक ही दिशा में अलाइन है, सारे के सारे एक ही, पूरा नेट डाइपोल, नेट जो रिजल्टिंग डाइपोल है वो सारा एक ही दिशा में अलाइन है। यहां पे क्या है? एक ऊपर है, एक इधर जा रहा है, दो इधर जा रहे हैं, हाँ है ना? अब तुम ये कहोगे कि भैया इसमें भी तो है, नहीं नहीं नहीं, इसमें 3 क्लोरीन है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को भी कैंसिल करेंगे। तो जो इस केस में जो डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर आता है CCl के केस में, ऑन CCl के केस में ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो आता है वो ये आता है, CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद CH2Cl, सॉरी हाँ CH2Cl2। उसके बाद आता है CH3Cl, सॉरी भाई यार पागल है क्या, CHCl3। और सबसे कम होता है CCl4 का डाइपोल मूवमेंट। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बराबर है ना? हाँ है ना? तो ये आपका डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर है, इसको आपको याद होना चाहिए। बराबर है? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो बेटे ये हमारे पास क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैंने थोड़ी ज्यादा कंजूसी कर दी, इतना छोटा छोटा लिख दिया, मुझे लगा आएगा नहीं, है ना? लेकिन वो आ गया यार। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। देखो ये क्या है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ना, ये आपको याद करनी है। क्या करनी है? याद करनी है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। स्टेट ना थोड़ा सा अगर आप ये लोग याद करो, कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने 11वीं क्लास में जब वो पढ़ा होगा, क्या नाम है उसका, हेलो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो उसके अंदर आपने पता क्या पढ़ा है कि जो छोटे छोटे थे, एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, वो जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनके, जैसे मिथ हो गया, इथ हो गया, प्रोप हो गया, ये लोग गैसियस फॉर्म में, जो हल्के भारी होंगे वो लिक्विड फॉर्म में, और जो बहुत ही भारी होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। वही सिनेरियो यहां पे भी है। लाइट वेट हेलो एल्केन्स, लाइट वेट हेलो एल्केन्स आर गैसियस इन नेचर। लाइट वेट हेलो एल्केन कैसे है? गैसियस है। while heavy weight haloalkanes are solid and liquid in nature। और heavy weight क्या है? solid और liquid। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं, तो बेसिक बात है। जो हल्के होंगे, उदाहरण के तौर पर CH3Cl, CH3F, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो जिनका वेट हल्का है वो क्या है? गैसियस। और जो ये सिर्फ हेलो एल्केन की बात है। अगर मैं हेलो एरीन की बात करूं तो मूर्ख, हेलो एरीन में पहले तो हमारे पास एक रिंग भी आ गई। अगर एक रिंग आ गई और उसके बाद जाके मान ले क्लोरीन लग रखा है, अब हेलो एल्केन तो क्या है? एक कार्बन से शुरू हो जाता है, ये रहा। पर हेलो एरीन के लिए तो कम से कम हमें रिंग चाहिए। और अगर मैं बेंजीन की रिंग लूं, एरोमेटिक में बेंजीन की रिंग लूं, जो हमारे सिलेबस में भी है, तो ये तो 6 कार्बन की हो गई, C6H5Cl। तो ये हल्का कहां से हो गया? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये गैसियस फॉर्म में तो कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है साला? अबे यार, हेलो एल्केन तो एक कार्बन से शुरू हो सकता है, पर हेलो एरीन तो कम से कम 6 कार्बन से शुरू हो रहा है। तो ये तो पहले ही कैसा हो गया? भारी हो गया। ये लिखा हुआ है हेलो एरीन्स आर लिक्विड एंड सॉलिड इन नेचर, नॉट गैस। सही बात है। वैसे मुझे राइटिंग काफी अच्छी लग रही है ना? ठीक है, तो मास्टर कहना चाह रहा है हेलो एल्केन्स लाइट वेट गैस, बराबर है। ठीक है, ये हो गया स्टेट का। ठीक है ना, आपको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है कलर। सारे जो कंपाउंड्स होते हैं हेलो एल्केन के, वो कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस। फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, है ना? तुमने देखा होगा,
तुमने देखा होगा, तुमने क्या देखा, तुमने क्लोरोफॉर्म देखा होगा मूवीज वगैरह में, वो ऐसा करके क्लोरोफॉर्म डालते हैं, कलरलेस है ना, ऐसे न्यूज आते हैं है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स आर कलरलेस एक्सेप्ट यहाँ पे ना एक असर्शन रीजन बनता है और ना एक अच्छा सवाल भी बनता है ना, स्टेटमेंट वाले सवाल बन सकते हैं। एक्सेप्ट ब्रोमीन आयोडीन शोज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ब्रोमीन आयोडीन भी कलर शो कर रहा है सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में, हाँ या ना, बाकी वो भी कलर शो नहीं कर रहे, ठीक है। स्मेल, दीज कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल। हेलो एल्केन्स के पास एक स्वीट स्मेल होती है, स्वीट कैसी होती है, स्मेल, है ना, स्वीट स्मेल, समझते हो। सॉल्युबिलिटी, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर क्या होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, हाँ या ना, नॉन पोलर, पोलर का मतलब क्या है, चार्ज, जिसके पास चार्ज नहीं आएगा, इंड्यूस होगा। दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 बेंजीन एटसेट्रा, हाँ या ना, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट के बारे में तो आपको बता ही दिया। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को ऐसे दिमाग में रखने का, दिमाग में, है ना, खत्म नहीं हुई है। छठी प्रॉपर्टी एक और है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उस पर मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। उसके लिए जगह चाहिए, जगह, बराबर ना। फटाफट से इनको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, कर लो कर लो कर लो, अरे कर ले भाई, ना मानने। तो बेटे अगली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। छठा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो भैया ऐसा क्या है, सबसे पहली बात एक बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो उसको बॉइल कराना या मेल्ट कराना उतना ही मुश्किल होगा। बात समझ में आ रही है। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उदाहरण के तौर पे मान लो हमारे पास है, एक है C4H8 और एक है C5H मान लो 10 है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है क्योंकि 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, इसमें क्या है 4 कार्बन है और 8 क्या है, हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर मास में क्या है ना, है ना, है ना। तो ऐसा है, सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 8:30 9 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। मैं बैठा था 8 बजे रिकॉर्ड करने के लिए। लगता है वो 1 घंटा लगता है, ऐसा लगता है कि वीडियो 40-50 मिनट की है, लगता है उसमें 1.5 घंटा है इसकी टांग, क्योंकि मिटाओ फिर लिखो, ये अभी वो लिखा मैंने अंग्रेजी। अब अंग्रेजी लिखने में वैसे मुझे मौत आती है, उसको लिखने में मुझे कम से कम 10 मिनट लगे होंगे, है ना। तो वो बस, तो अब क्या है, कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है, तो थोड़ा पानी आने चला जाए। हाँ देखो, हमारे पास क्या है, C4H8 है और C5H10 है। तो मास्टर कहना चाह रही है C4H8 मतलब कि कार्बन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किसका है, C5 का। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किसका है, इसका। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ऑन है भाई, ऑन है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो इसको मेल्ट कराना, बॉईल कराना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात अपने दिमाग में याद रखना, देखो, पहला, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। melting point and boiling point is directly proportional to molecular mass। ये पहली स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं आपसे कि विच हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम्पल लिख दो C4H9Cl एंड C5H11Cl, दोनों में किसका ज्यादा होगा। तो आप आंसर में कहोगे क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट C5H11Cl का ज्यादा होगा C4H9Cl से। सही बात है, ठीक। तो ये पहला पॉइंट जो आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। कारण क्या है ना, देखो असल में मैं ये लिख सकता हूं पहले कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होता है? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर किसी कंपाउंड का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, देखो अगर मैं ऐसे करके खड़ा हो जाता हूं तो मेरा सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर सरफेस एरिया पे चल रहा है, अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हुआ, मैं किसी दूसरी बॉडी को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूं अपनी तरफ, है ना। और अगर मेरा सरफेस एरिया कम है तो किसी दूसरी बॉडी को कम अट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो मास्टर कहना चाह रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, यहां पे एक बात याद रखना, वैन डर वॉल force of attraction is directly proportional to surface area। जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। बराबर है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेल्टिंग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास क्या है, CH3Cl। हालांकि कर तुम इसको इससे भी लिख सकते हो, पर मैं एक बात समझा रहा हूं। CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 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 Cl। हाँ है ना, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 है। अगर मैं डाउनवर्ड की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो डाउनवर्ड की तरफ क्या हो रहा है ना, देखो वो तो सबको पता लग रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, पर मॉलिक्यूलर मास के बिना भी अगर सोचा जाए ना तो ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है, देखो नीचे की तरफ जाते जाते क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। देखो इसका सरफेस एरिया देखो कितना बड़ा है, इसका सरफेस एरिया देखो कितना छोटा है, इसका और छोटा है, इसका और छोटा है ना। मास्टर कहना है मॉलिक्यूलर मास से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका और ज्यादा है, इसका और ज्यादा, और ज्यादा। तो मैं कहना चाह रहा हूं नीचे की तरफ मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वो आपको ऐसे लिख के दे देगा, वो कह देगा बताओ इन तीनों चारों में किसका मॉलिक्यूलर, किसका मेल्टिंग पॉइंट, अभी सवाल कराऊंगा तुम्हें मैं, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो कैसे करोगे, on moving downward, on moving downward, melting point and boiling point increases because of increase in molecular mass। और देखो सरफेस एरिया बड़ा है तो ये भी यहां से दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और जितना ज्यादा दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, ये अगर मेरा ये हाथ है, अगर यहां से दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो मेरे को मेल्ट बॉइल कराने के लिए तो इसको अलग से निकालना पड़ेगा। अब इस पे दूसरा बंदा फोर्स लगा रहा है तो कैसे ये बाहर निकल पाएगा बॉइल होके, हाँ है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है on moving downward, melting point and boiling point increases because of increase in molecular mass or increase in van der Waal force of attraction। बराबर है, ठीक है। अब तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, क्या रखनी है, क्या रखनी है, क्या रखनी है, देखो तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पूछो क्यों, बताता हूं। देखो मान लो हमारे पास ये है CH3 CH2 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 CH3, फिर ये है CH3 CH CH3 CH2 CH2 3, सॉरी 3 4,
फिर ये CH3 CH सी शी 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 CH3 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 और ये आ गया CH3। मान लो हमारे पास ये है। अगर मैं डाउनवर्ड की तरफ जा रहा हूं तो नीचे की तरफ देखो ब्रांचिंग बढ़ रही है। इसमें कितनी ब्रांचिंग है? अरे भाई कौन है चल रहा? हाँ, इसमें कितनी ब्रांचिंग है? एक। इसमें कितनी ब्रांचिंग है? दो। तो नीचे की तरफ ब्रांचिंग बढ़ रही है और अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। अब मैं तुम्हें एक और बात समझाता हूं। देखो ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ब्रांचिंग देखो ये कितना बड़ा, इसका सरफेस एरिया कितना बड़ा, इसका कितना छोटा हो गया, इसका कितना छोटा हो गया और छोटा हो गया। हाँ है ना? तो तुम बोल सकते हो ऑन मूविंग डाउनवर्ड। बेटा देख थप्पड़ मारूंगा, मॉलिक्यूलर मास सबका सेम है। इसमें भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 कार्बन है और हाइड्रोजन गिनेगा सब में हाइड्रोजन 12 है। 3 3 6 3 9 3 12 3 3 6 7 8 9 10 11 12 3 3 6 7 8 9 10 11 12 है यार 12 है बराबर है। अबे 3 3 6 7 8 9 10 11 12 बराबर है। तो ऑन मॉलिक्यूलर मास सबका सेम है पर क्या हो रहा है? ब्रांचिंग बढ़ रही है। तो ऑन मूविंग डाउनवर्ड, ऑन मूविंग डाउनवर्ड melting point and boiling point decreases because of घटेगा ना मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा भैंस की टांग। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, क्योंकि क्या हो रहा है? ब्रांचिंग बढ़ रही है और ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ब्रांचिंग एंड डिक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बराबर है? हाँ है ना? तो ये क्या है? छठी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये किसका था? हेलो एल्केन का था। अब बारी है हेलो एरीन की। किसकी बारी है? हेलो एरीन की। बराबर है ना? हाँ है ना? नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अबे 11वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो बे इसको, ये बकैती को। हाँ है ना? कान पे लगाऊंगा रहपटा। अब बात करते हैं हेलो एरीन की। हेलो एरीन के साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या किस्सा है? देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने का। देखो हरिओम 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 हरिओम। देखो नोट बना के लिख देता हूं ना यार। नोट भी कितने बनाऊंगा यार? 7th लिख दो यार। हेलो एरीन, हेलो एरीन्स। अभी सवाल दूंगा, बता रहा हूं, नहीं हुआ ना रैप्टा मारूंगा कान के नीचे। पहले बता रही हूं, बकैती नहीं करने का, ध्यान सुनने का। हाँ तो मास्टर कहना चाह रही है हेलो एरीन। क्या होगा हेलो एरीन के साथ? देखो हेलो एरीन्स में पहले तो बेसिक याद करो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हेलो एरीन में पहले तो बेसिक बात याद करो, क्या? कि भैया ये अगर मेरे पास हेलो एरीन है, यहां पे मान लो एक्स लगा हुआ है, हाँ है ना? तो इसकी इस वाली पोजीशन को क्या कहते हैं? ऑर्थो। इसको भी क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसको बोलते हैं मेटा। इसको भी क्या बोलते हैं? मेटा मेटा। इसको बोलते हैं पैरा पैरा। बराबर है? हाँ है ना? ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। ये तो हो गई बकैती। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान सुनना, हेलो की देखो नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, सवाल आता है यहां से। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तुम लोग तो एनसीईआरटी में तुम्हें दिखेगा ये चीज लिखी हुई है। देखो हमापा क्या है? हमापा है क्या इस दुनिया में? है क्या हमारे पास? देखो बहुत कुछ है। देखो ये मान लो क्लोरीन है, या मान लो क्लोरीन लग रखा है। एक बार ऑर्थो पे क्लोरीन लग रखा है, ये हो गया ऑर्थो। अरे 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन हो गया ना, ऑर्थो पे लग रखा है। एक लग रखा है मान लो इस पे, एक मान लो मेटा पे लग रखा है। किस पे लग रखा है? मेटा पे। एक मान लो पैरा पे लगा हुआ है। एक मान लो पैरा पे लगा हुआ है। बराबर है? ऑर्थो मेटा पैरा।
ऑर्थो, मेटा, पैरा। आपको पता है क्या पूछेगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे अबे ऑन है, हाँ, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। बेटा सीधा साधा याद करना है, सीधा साधा याद करना है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनियो। मेल्टिंग पॉइंट का जो हेलो एरीन का ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। भैया सीधा याद रखना है इस बात को। देखो ऐसा है, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखनी है तुम लोगों को, क्या, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है बेटा। असफलता सफलता की, तुम जानते हो ये बात, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट, ये नहीं, ये याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, देख भाई, ओए अरे देख ले भाई, पैसे थोड़ी दे रहा हूं, अबे देख ले है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है ऑर्थो का, और उसके बाद होता है किसका, मेटा का। मेटा का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, मेटा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। कैसे याद रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट में पॉम, POM, पॉम, पॉम बराबर है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरा का। इसका कारण क्या होता है ना, इसका कारण ये होता है, एनसीईआरटी ये लिखती है भैया कि, और ऐसा भी होता है, इसके अंदर सिमेट्री है, इसके अंदर सिमेट्री नहीं है, इनके अंदर सिमेट्री नहीं है। देखो हाँ है ना, वैसे इसके अंदर हल्की तुम्हें दिख जाएगी, पर मैं कंपैरेटिवली अगर पैरा की बात करूं, पैरा के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्री है। तो सिमेट्री होने के कारण ना ये लैटिस के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिट हो जाता है। और अगर क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये फिट हो गया, मान लो ऐसा है कि मान ले क्यूब की जगह खाली है, जैसे ईंट है, ईंट ईंट ईंट, जैसे मान लो तू घर बना रहा है, अब तू घर बना रहा है, 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 बना रहा, ठीक है। अब अबे यार मैंने यहां पे तो ईंट रखी नहीं थी, समझ गया ना तू। अब यहां पे जो जगह खाली है, इसके अंदर एग्जैक्ट एक ईंट आ सकती है। उसी प्रकार से मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर सिमेट्री होती है, हाँ है ना, इसके अंदर सिमेट्री होती है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर एग्जैक्ट फिट हो जाता है, जिस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना। जैसे उसके अंदर सिर्फ ईंट ही आ सकती है ना, सिमेट्री वाली, जैसी वो बाकियों की है वैसी। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ना भाई साहब, इसको भी याद करना है। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, देखो मेटा हमेशा कम रहेगा, मेटा चाहे मेल्टिंग पॉइंट है, मेटा का चाहे बॉइलिंग पॉइंट है, मेटा का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम रहेगा। तो बात रहेगी इसकी ऑर्थो की और पैरा की। ऑर्थो इसमें आगे आ जाता है और पैरा इसमें पीछे चला जाएगा। तो कैसे याद करना है, याद करना है, बिल्कुल करना है। मेल्टिंग पॉइंट POM, बॉइलिंग पॉइंट OPM बराबर है। मेटा दोनों में पीछे है, मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो ज्यादा, आगे पीछे कर देंगे, बराबर है ना। तो इसको नोट करो, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल आ जाएगा, बना के दे देगा, कह देगा बॉइलिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, अगर तुम्हें ये याद नहीं करना तो क्या करो, एनसीईआरटी ने वैल्यू लिख रखी है इनकी, है ना, 381, 429, है ना, 289 करके वैल्यूज लिख रखी है, उनको याद कर लो। नहीं करना तो फिर ये ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट POM फॉर्म और बॉइलिंग पॉइंट OPM बराबर है, ऑर्थो का ज्यादा, नोट कर लो फटाफट। ओके, तो अगला हमारे पास एनसीईआरटी का इंडेक्स नंबर 6 निकाल लो। अबे निकाल ले भाई, निकाल ले भाई। एनसीईआरटी का इंडेक्स नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो इंडेक्स 6, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है, अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर अरेंज करना, कर लेंगे। पहला पार्ट कह रहा है ब्रोमोमीथेन कॉमा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोमीथेन ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन, और अगला है डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमो मीथेन। ब्रोमोमीथेन यानी मीथेन पे ब्रोमो है, एक ब्रोमो है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3Br। ब्रोमोफॉर्म बेटे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, तो ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला होगा CHBr3। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होगा CHI3, तो ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHBr3। क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl, एक मीथेन है और एक क्लोरो लग रखा है ना मीथेन पे, अरे 4 बॉन्ड का हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के तो होंगे, मूर्ख कहीं का। डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमो
यानी CH2Br2, है ना। ये भी नहीं बन रहे तो छोड़ दे पढ़ाई लिखाई बेटा। बस बात समझ में आ रही है ना। अगर इसके नाम, इसको स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा रहे तो छोड़ दे बेटा पढ़ाई। तो CH3Br, CHBr3, CH3Cl, CH2Br2, ठीक है। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अपने पास एक Br है, अपने पास दो Br है, अपने पास क्या है, तीन Br। अगर मैं ब्रोमीन का मास बोलूं तो ब्रोमीन का मास मेरे ख्याल से 80 to 81 अप्रॉक्स होता है, 81.5 या 81 ऐसा कुछ होता है ना, ब्रोमीन का मास। अब क्लोरीन का मास 35.5 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन तो छोड़ दो। यहां पे ब्रोमीन लगा है एक, यहां पे दो ब्रोमीन है। हम जानते हैं, वी नो दैट व्हाट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें तीन ब्रोमीन है, इसमें दो ब्रोमीन है, इसमें एक ब्रोमीन है। सबसे ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका लगेगा। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा इसका, CHBr3। ध्यान दे लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे लास्ट में आएगा सबसे ज्यादा वाला, उसके बाद CH2Br2, पहले तीन ब्रोमीन वाला, फिर दो ब्रोमीन वाला, उसके बाद CH3Br, फिर एक ब्रोमीन वाला। अब बात रही क्लोरीन की। देखो इसमें और इसमें मात्र किसका अंतर है, तीनों H सेम है, एक कार्बन सेम है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। क्लोरीन का मोलर मास क्या होता है, कम होता है, 35.5। ब्रोमीन का ज्यादा होता है, यानी इसका मोलर मास कम है, ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये आएगा सबसे पहले CH3Cl। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, है ना। बात समझ में आ रही है। ये ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका, बहुत सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग भी पूछा तब भी सेम ही जाना था यार साला यार। तो ये इसका बराबर है, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, और कह रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, है ना। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा ले, देख लिया तू, थोड़ा सा दिमाग लगा ले, कर ले इसे, हाँ है ना, ठीक है कर ले। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, कर ले भाई, ट्राई तो कर ले, छोड़ दू, 1 2 3, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोप है यानी 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इसमें क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, CH2Cl। एक तो हमारे पास ये है, बढ़िया एकदम मस्त। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या, दो पे, आइसो का मतलब क्या होता है, दो पे लगा हुआ है, यानी CH3 और इस पे क्लोरीन लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और ये क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी क्या है, का है, अब वो का है, CH2 और ये क्या हो जाएगा, Cl। एक पे क्लोरो लगा हुआ है, ब्यूटेन है, और ये क्या है, आइसो, और ये है। जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। मैं नाम देता हूं इसको, इसको देता हूं A, इसको देता हूं B, इसको देता हूं C। सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, इसका, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इसमें तो 3 है, इसमें 3 है, हाँ है ना। अब भैया 4 तो चाहे जैसा भी हो, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे ब्रांच ही क्यों ना हो, चाहे मान लो यहाँ पे ब्रांच ही क्यों ना हो, तब भी इसका ही ज्यादा होता है, क्योंकि 4 कार्बन है। मॉलिक्यूलर मास भी तो एक फैक्टर है ना, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, C का। उसके बाद अब रही बात इसमें और इसमें क्या है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है, तो इसमें क्या है, स्ट्रेट चेन है। अगर ये स्ट्रेट चेन है तो इसमें ब्रांचिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका, इसके बाद आएगा A, और सबसे कम किसका आएगा, B का। तो B क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, बराबर है। तो ये ऐसे सवाल थे 2-2 रुपए के, तो इन 2-2 रुपए के सवालों को किया जा सकता है, हाँ है ना, हाँ है ना। और बस, तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में। अगला जो हमारे पास है ना वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगली क्लास में ऐसे मुंह हाथ धो के, ना धो के बैठने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है ना, हाँ है ना। पूरा खत्म करेंगे SN1 SN2 को, बहुत ध्यान से बैठना बस, है ना। और आज जो हमने पढ़ा है, मैं उम्मीद करूं तो मैं समझ में तो आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं यार, समझने लायक इतना कुछ था नहीं, है ना यार, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कहां से,
कहां से किया था मैंने स्टार्ट? सी एक्स बॉन्ड के नेचर से, हाँ है ना, सी एक्स बॉन्ड के नेचर से, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट से स्टार्ट किया, प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज के बाद हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी, 6 प्रॉपर्टीज के बाद हमने क्या देखा, क्या नाम है इसका, ये सवाल देखे, 6 प्रॉपर्टीज के बाद मेल्टिंग पॉइंट वगैरह देखा, ये सवाल देखे। उम्मीद करो समझ में आ गया होगा, नोट्स बनाओ, सवाल करो और अगली क्लास के लिए तैयार रहना, बराबर है, हाँ है ना? ओके ओके, बाय। बाय।